पिछली कक्षा में हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों में भूमि और मृदा। तो मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं उस पर हमने चर्चा करी। अब हम आज पढ़ेंगे कि मृदा का निम्नीकरण यानी मृदा की गुणवत्ता में किन किन कारणों से कमी आती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक कारक हैं उनमें वनोन्मूलन अर्थात वनों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण अर्थात एक ही भूमि में बार बार पशुओं को चराना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना। हम अपनी जो कृषि कार्य में है करने के लिए हम उनमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी मृदा की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। और वर्षा दोहन अर्थात वर्षा की अधिक मात्रा में जब वर्षा होती है तो उससे भी हमारी मृदा का कटाव होता है, क्षरण होता है। भूस्खलन और बाढ़। भूस्खलन से तात्पर्य है जब चट्टानी भागों से जब मलबे के रूप में और वो जो वहाँ से फिसल कर जब भूमि पर आते हैं तो भूस्खलन कहलाते हैं। और बाढ़ जब वर्षा का पानी या नदियों का पानी अपने सामान्य स्तर से जब ऊपर बहने लगता है तो बाढ़ के रूप में तो हम बाढ़ के रूप में जानते हैं और उससे भी हमारा मृदा को हानि पहुंचती है। इससे मृदा की जो है निम्नीकरण यानी कि गुणवत्ता में कमी आती है। अब हम देखेंगे कि मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मृदा संरक्षण की कुछ निम्न विधियां हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मृदा के हम गुणवत्ता को उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला है मल्च बनाना। अब ये मल्च बनाना क्या है? तो पौधों के बीच अनावरित जो यानी अनावरण जो भूमि होती है उस पर जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से उसको ढक दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो मृदा है वो उसमें आर्द्रता बनी रहती है। तो जिससे भी जो मृदा की नमी है वो बरकरार रहती है, बनी रहती है, जिससे हमारा जो है मृदा का संरक्षण होता है। अगला है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म का तात्पर्य है सीढ़ी नुमा खेती। तो चौड़े समतल सोपान यानी सीढ़ियाँ अर्थात वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय जो प्रवाह है जो मृदा अपरदन जब धीरे धीरे ऊपर से जो पहाड़ी ढालों से जब जल का जब बहाव होता है तो वो धीरे धीरे सीढ़ी नुमा सतह पर आकर धीरे धीरे रुकता है और वहाँ ठहराव के कारण वहाँ नमी बनी रहती है और जिससे उसके समानांतर एक पहाड़ी ढाल पर अगला है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च यानी समान ऊंचाई रेखाओं के समानांतर और जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। अर्थात एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च यानी समान ऊंचाई रेखाओं के समानांतर यानी बराबर जुताई करके और ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक अवरोध एक तरह से बाधा का काम करती है, जिससे पानी वहाँ रुकता है और मृदा में नमी बनी रहती है। अगला है रक्षक मेखलाएं। ये रक्षक मेखलाएं यानी श्रृंखला तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए और रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है यानी कतारबद्ध पंक्तिबद्ध वृक्ष लगाए जाते हैं। तटीय प्रदेशों में भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत तेज गति से हवाएं चलती है जिससे मृदा का अपरदन होता है और शुष्क प्रदेशों में भी तेज गति से आंधियाँ चलती है और जिसके कारण हमारी मृदा यानी मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसका कटाव होता है, अपरदन होता है। तो ये रक्षक मेखलाएं
उन दोनों स्थिति में और मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करती है। तो इससे मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। तो रक्षक मेखला के आधार पर भी आवरण को बचाया जा सकता है। एक और बिंदु है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ये समोच्च रेखाएं जो है उसमें हम पत्थर, घास और मृदा का उपयोग करके ऐसी एक बाधा उत्पन्न करते हैं, रोधिकाएं बनाते हैं, जिससे कि मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। तो रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती है, जिससे वहाँ वर्षा का जल या अन्य साधन से जो जल हमें प्राप्त होता है वहाँ एकत्र हो जाए और मृदा में नमी बनी रहती है। इसको एक हम अलग उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण है, हमने समान आकार की 2 ट्रे ली है, अ और ब। एक ट्रे में तो केवल हमने रेत भरी है, मिट्टी भरी है, और दूसरे ट्रे में मिट्टी भी भरी और साथ में चावल और गेहूं के दाने भी। अब दोनों को हम थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कि बाद में उन दोनों ट्रे में से एक ट्रे में जिसमें हमने दाने डाले हैं उसमें से दोनों में पौधे निकल आए हैं, और पौधे निकलने के बाद में हम उन्हें तिरछा करके और समान तिरछा करके दोनों को रख देंगे और दोनों में जग से पानी डालेंगे। और इसे हम एक अच्छे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। 2 समान आकार की ट्रे लेंगे, अ और ब। दोनों में थोड़े से छेद कर देंगे और समान मात्रा में दोनों में रेत भर देंगे। एक ट्रे को तो यूं ही खाली छोड़ देंगे और दूसरे ट्रे में हम चावल और गेहूं के दाने डाल देंगे और दोनों को समान ऊंचाई से ढाल बनाकर दोनों को रख देंगे। और थोड़े समय छोड़ने के पश्चात हम देखेंगे कि एक में जो हमने चावल और गेहूं के दाने डाले थे उसमें से पौधे अंकुरित हो गए हैं। अब उनको हम समान ढाल पर दोनों को रख देंगे और मग से उसमें पानी प्रवाहित करेंगे। अब देखेंगे नीचे जो छेद में से पानी का प्रवाह हो रहा है, तो बीज नहीं डाले यानी गेहूं और चावल के दाने नहीं डाले हैं, उस ट्रे के अंदर से पानी के प्रवाह के साथ में मिट्टी के कण बाहर निकल रहे हैं। जबकि जिस ट्रे में हमने चावल और गेहूं के दाने डाले थे, जिसमें पौधे अंकुर हो गए थे, उस ट्रे में से जल छेद के माध्यम से और जो बना जल बाहर आ रहा है उसमें रेत के कण बहुत कम मात्रा में बाहर निकल रहे हैं। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जिस जगह पर पौधे लगे होते हैं वहाँ जल के माध्यम से और जो है वो मृदा का कटाव कम होता है, जबकि जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ मृदा का कटाव ज़्यादा होता है। इसीलिए हम मृदा के जो कटाव को रोकने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हम मृदा को संरक्षित कर सकें। कुछ और उदाहरण देखें। चट्टान पर बांध बनाना, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी चट्टान पर जो बांध बनाए जाते हैं वहाँ जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को भी रोकते हैं। फिर है फसलों के बीच में और पंक्तिबद्ध पेड़ पौधे की कतारबद्ध पेड़ पौधे उगाना। जो हमारी फसल बोई गई है उस वहाँ से वर्षा के दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर हमें भिन्न भिन्न फसलें जो एकांतर है वो कतार में उगानी चाहिए, जिनके माध्यम से भी हम मृदा को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से हम मृदा के संरक्षण को विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख